नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान अध्ययन के सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, हम कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पर पूरी चर्चा कर चुके हैं। आज इस अध्ययन श्रृंखला के अंदर मैं कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन के पहले अध्याय की प्रश्नों पर चर्चा करने आया हूं। मैंने इस पीडीएफ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न रखने का प्रयास किया है, जो न केवल कक्षा 7 के विद्यार्थियों हेतु अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु भी ये प्रश्न सहायक सिद्ध होंगे। बिना किसी देरी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे हमें अतिरिक्त जानकारियाँ भी प्राप्त करनी है, तो वो भी साथ साथ जानकारियाँ प्राप्त करते हुए हम इस वीडियो को पूर्ण करेंगे और निश्चित तौर पे ये प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी विश्वास के साथ और इसी आशा के साथ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग पर वन है। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल हम चर्चा करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस जो क्षेत्रफल है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसके कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो राजस्थान में लगभग 10वें भाग पर, यानी लगभग 10% भाग के ऊपर वन है। एक निर्धारित आंकड़े के हिसाब से देखें तो आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 9.6% भाग पर वन है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो उदयपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो जो चूरू जिला है उसके अंदर सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। पहले प्रश्न पे मैं एक थोड़ी चर्चा और भी आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो वन नीति 2023 में आई थी, कि 2023 वन नीति के अनुसार ये लक्ष्य रखा गया है कि अगले 20 वर्षों के अंदर हम राजस्थान के लगभग 20% भाग को वनाच्छेद कर देंगे, यानी 20% भाग पर हम जो वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो राजस्थान में हम चर्चा करें तो वनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आरक्षित वन, सुरक्षित वन और तीसरा जो प्रकार है वो है अवर्गीकृत वन। ये जो प्रकार है, प्रत्येक प्रकार की क्या परिभाषा है और क्या उसकी आगे प्रतिशत है, वो भी चर्चा हम करेंगे। कि जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण हो, यानी जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, वो किसी प्रकार का कोई भी पशु चराई या लकड़ी काटने पर प्रतिबंध हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको आरक्षित वन कहा जाता है। आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत पशु चराने व लकड़ी काटने पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। आगे प्रश्न है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो वन है आरक्षित वन है, तो राजस्थान के जो कुल आपका वन क्षेत्र है उसका लगभग है आपका 1/3, यानी लगभग 37 से 38% जो भाग है वो आपका क्या है, 1/3 का मतलब लगभग 37 से 38% जो भाग है वो कैसा भाग है, आरक्षित वन की श्रेणी के अंदर वो आता है। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के अंदर, यानी नियमों में कुछ ढील है के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है, वह क्या कहलाता है। तो देखो, ऐसा जो भी भाग है ना जहाँ कुछ नियमों के अंदर सहूलियत करके कुछ लकड़ी काटने और कुछ पशु चराने की अनुमति दी जाती है, वह क्या कहलाता है, सुरक्षित वन कहलाता है। राजस्थान में सुरक्षित वन देखें तो कितना प्रतिशत भाग है, तो लगभग 50% जो भाग है राजस्थान के अंदर वो सुरक्षित वन की श्रेणी के अंदर आता है। आगे प्रश्न है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, यानी बिना किसी रोक टोक के जहाँ लकड़ी काटी जा सकती है, पशु चराए जा सकते हैं, वह वन का कौन सा प्रकार कहलाता है, तो वह अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाता है। और राजस्थान में जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र का भाग है लगभग 6 से 7% भाग है वो अवर्गीकृत वन की श्रेणी के अंदर आता है। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो महान जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों के अंदर बांटती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान वनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कहीं कहीं इन भागों के प्रकार कितने लिखे आते हैं, 5 भाग भी लिखे आते हैं, जिसमें उष्ण कटिबंधीय वन, आप उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन, तो ये लगभग 3 मुख्य प्रकारों में लिए जाएंगे जिनकी आगे चर्चा की हुई है। आगे प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए राजस्थान के वे भाग जहाँ शुष्क व अर्धशुष्क भाग है, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, वहाँ वनों का कौन सा प्रकार पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वन वहाँ पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क भाग में कौन से जिले हैं, तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालोर का जो क्षेत्र है वो लगभग शुष्क व अर्धशुष्क भागों के अंदर आता है। राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वन वृक्ष पाए जाते हैं, तो उसके अंदर रोइडा, आपकी खेजड़ी, ढोकड़ा, बेर, बबूल यानी किक्कर, केर, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं।
जो राजस्थान के उष्णकटिबंधीय जो भागों में जो पाए जाने जो वन है ना, वो कांटेदार वन की श्रेणी के अंदर भी आते हैं। आगे जो प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं हम कि राजस्थान का राज्य वृक्ष या राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। देखिए, खेजड़ी को राजस्थान का थार का कल्पतरु, रेगिस्तान का राजा भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम देखें तो प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी वृक्ष को सम्मी का वृक्ष भी कहा जाता है। किस त्योहार पे इसकी पूजा की जाती है? सम्मी का वृक्ष कहा जाता है। और विजयदशमी के दिन यानी दशहरे के दिन भी इस वृक्ष की पूजा की जाती है। अब आगे प्रश्न है कि जो खेजड़ी है इसे अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और इसी खेजड़ी जो वृक्ष है इसी के नाम पर खेजड़ली गांव में 1730 के अंदर एक खेजड़ली वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में खेजड़ली आंदोलन भी हुआ, जिसमें 363 महिलाओं व पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो खेजड़ी के बारे में आपको ये जानकारियाँ याद रखनी है कि प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। शम्मी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरे के दिन पूजा की जाती है। रेगिस्तान का राजा या थार का कल्पतरु भी कहलाता है। और खेजड़ली गांव में 1730 में खेजड़ली आंदोलन हुआ था, जिसमें लगभग 363 महिलाओं व पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1988 में खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1988 के अंदर खेजड़ी वृक्ष पे क्या जारी किया गया था? तो डाक टिकट जारी किया गया था। किस वृक्ष पे डाक टिकट जारी किया गया था? तो खेजड़ी के वृक्ष पे भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1988 के अंदर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। आगे है राजस्थान का राज्य पुष्प। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोइडा। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसके बारे में हम चर्चा करें तो वैज्ञानिक नाम टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। मरुस्थल का क्या कहलाता है? मरुस्थल का सांगवान कहलाता है। केसरिया व पीले फूल आते हैं इसके, मरुस्थल का सांगवान है। और इसे कब राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया? तो इससे भी राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 1983 के अंदर, 31 अक्टूबर 1983 के अंदर राज्य पुष्प का इसे दर्जा दिया गया। आगे प्रश्न है सेवन घास कहाँ पाई जाती है? सेवन घास है वो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और लगभग जो पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ सेवन घास मुख्यतः पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि ये जो आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक का जो भाग है वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ आपके सांगवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम यानी टल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पहाड़ियों की ऊंचाई वाले भाग जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ लगभग सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन होते हैं ये अर्ध उष्णकटिबंधीय की श्रेणी के अंदर आते हैं। राजस्थान के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसके अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। 1982 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। गन्ना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 1985 के अंदर ये आप याद रखिएगा कि 1985 के अंदर यूनेस्को के अंदर 1985 के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर की जो सूची आई उसके अंदर केवलादेव को शामिल किया गया था। और राजस्थान के अंदर जो पहले 2 नम भूमियाँ थी जिनकी संख्या वर्तमान में 5 है, उस नम भूमि के अंदर वेटलैंड एरिया भी से घोषित किया गया है। वेटलैंड एरिया भी घोषित किया गया, जो कब किया गया था? 1981 में से नम भूमि भी घोषित किया गया था, जबकि 1985 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। घना पक्षी अभ्यारण्य कहलाता है। किस पक्षी के कारण जाना जाता है? तो देखिए साइबेरियन क्रेन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ये आप याद रखिएगा। ये किस के लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। आगे का जो प्रश्न है वो हमारा है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य मुख्य प्रजाति पाई जाती है। तो केवलादेव जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वह मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन, बगुला, बयां, कोयल और बटेर आदि पाए
जाते हैं। आगे प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसे 1973 के अंदर आपका प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ शुरू किया गया था। 1973 के अंदर यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो कब मिला था, तो 1980 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। आगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए भारतीय बाघों के लिए, इंडियन टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए तो जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था वो यहाँ से शुरू किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ बाघ, भालू, सांबर, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा, भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न आपका है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान था। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान का 3rd राष्ट्रीय उद्यान था। इसके अलावा देखो, इसका जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसका नाम था दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, जबकि वहाँ एक स्वतंत्र सेनानी था जिनका नाम था मुकुंद सिंह। जिनका नाम क्या था, मुकुंद सिंह। उन्हीं मुकुंद सिंह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसे पड़ गया, जबकि पहले इसका नाम क्या था, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान था। 2013 के अंदर इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। 2013 के बाद मुकुंदरा हिल्स को क्या घोषित कर दिया गया, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। आगे प्रश्न है, अभ्यारण्य शब्द का अर्थ होता है, अभ्यारण्य का मतलब भय प्लस अरण्य, यानी का मतलब नहीं, भय का मतलब डर, अरण्य का मतलब जंगल। एक ऐसा भय मुक्त जंगल जहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, वो अभ्यारण्य कहलाता है। आगे है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर। और आप ये याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओक्कलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क भी यहाँ पर स्थित है। ओक्कलवुड फॉसिल पार्क और जीवाश्म पार्क भी यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं, गोडावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय आदि जीव यहाँ मुख्य पाए जाते हैं। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आप केवलादेव नहीं है, ये याद रखना, ये केल्ला देवी, केल्ला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका सही नाम क्या है, केल्ला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। वो कहाँ स्थित है, केल्ला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य वो सवाई माधोपुर और करौली के अंदर स्थित है। आगे है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजसमंद, पाली और उदयपुर के अंदर स्थित है। फुलवाड़ी किनाल या फुलवाड़ी किनाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य वो अलवर में स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजसमंद, अजमेर और पाली के अंदर टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आगे आपका वन्य जीव अभ्यारण्य सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य वो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य वो उड़न गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिएगा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2 बारहमासी जल स्रोत भी बने हुए जिनका नाम क्या है, लव और कुश, 2 बारहमासी जल स्रोत भी बने हुए हैं। किस अभ्यारण्य में, आपके सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। आगे माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य वो सिरोही में स्थित है। ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। आगे है रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये बूंदी के अंदर स्थित है। इसके अंदर आप ये याद रखें कि राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ऐसे राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया। किसको, रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, बूंदी में। इसे राजस्थान का 4था जबकि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आगे प्रश्न है, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका जयपुर में स्थित है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर के अंदर ये संयुक्त रूप से स्थित है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य वो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ है, बंद बरेठा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका भरतपुर में स्थित है। भरतपुर के अंदर बयाना तहसील के अंदर स्थित है। यहाँ पर काकुंद नदी पर एक विशाल बांध भी बना हुआ है, तो काकुंद नदी पर यहाँ पर एक विशाल बांध बना हुआ है। किस तहसील के अंदर, भरतपुर के अंदर। कहाँ है ये, भरतपुर के अंदर, बयाना के अंदर ये बने
हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वो आपका कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इन अभयारण्यों के नाम और स्थान हमें पता है तो भी हमें बहुत सी सहायता उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि इन किताबों में इतनी जानकारी लिखी है। उन किताबों के प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य और सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वन विहार वन्य जीव अभयारण्य भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। जैसमंद झील या जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। नारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वो आपका जयपुर के अंदर स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वो हमारा 12 के अंदर स्थित है। 1983 में से अधिसूचित किया गया था। कब अधिसूचित किया गया था? तो ये अधिसूचित कब हुआ, इसकी सूचना कब आई कि इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है? तो 1983 के अंदर। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जो कि चूरू के अंदर स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों व कुरुंजा के लिए, कुर्जा या कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं? राजस्थान में कौन से वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? देखिए, पहले इस किताब में तो ये लिखा है कि राजस्थान के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 हैं, ये बाघ परियोजनाओं में शामिल हैं। लेकिन अब वर्तमान की जो अधिसूचना है ना, उसके अंदर 2 वन्य जीव और हैं। रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभयारण्य 2022 में और राष्ट्रीय घड़ियाल पार्क 2023 के अंदर, इनको भी शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में कितनी बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं? तो 5 बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभयारण्य 2022 के बाद और राष्ट्रीय घड़ियाल पार्क जो 2023 के बाद 5वां आपका बाघ परियोजना क्षेत्र है। आगे राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से? देखो, राजस्थान में पहले 2 वेटलैंड थे आपके, इस किताब में लिखे उसके अनुसार 2 थे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, जबकि अब इसमें वर्तमान में 3 और मिला दिए गए। 3 और मिलाने के बाद अब वर्तमान में राजस्थान में कुल वेटलैंडों की संख्या कितनी है? वेटलैंड का मतलब नम भूमि कितनी है? तो 5 नम भूमि है, केवलादेव और सांबर 2। इसके अलावा एक गांव है मिनार गांव, मिनार गांव है उदयपुर के अंदर, मिनार गांव। एक गांव आपका खिंचन, खिंचन है फलोदी के अंदर, खिंचन है फलोदी के अंदर। और एक आपकी सिलीसेड झील जो कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। इन तीनों को और मिलाने के बाद अब वर्तमान में नम भूमियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। सिलीसेड है आपकी, ये राजस्थान की 5वीं नम भूमि, जबकि भारत की 96वीं नम भूमि घोषित हुई है। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखना है कि 2 फरवरी को नम भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे बनाया जाता है। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति है वो कब घोषित की गई थी? कि राष्ट्रीय वन नीति है वो आपकी 1952 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग पे कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% भूभाग वन आच्छादित होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषित हुई थी? तो राजस्थान राज्य की वन नीति वो 2010 के अंदर घोषित हुई थी। आगे प्रश्न है कि वन नीति 2010 में लक्ष्य क्या रखा गया था? कि उसमें लक्ष्य रखा गया था कि संपूर्ण भूभाग है जो राजस्थान का, उसका कम से कम 20% भूभाग है वो कम से कम वनाच्छिद होना चाहिए। हमने अभी पढ़ा कि 1952 के अंदर जो ये नीति, उसमें तो ये कहा गया था कि लगभग 33% वन भूभाग वन होना चाहिए। लेकिन राजस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप जो वन नीति 2010 के अंदर राजस्थान में आई थी, उसमें यह लक्ष्य रखा गया कि लगभग 20% भूभाग पे वन होने चाहिए। वर्तमान में राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग वनाच्छिद है? लगभग 10% भागी 9.6% भागी वनाच्छिद है। 9.6 या 9.60% भूभागी वनाच्छिद है। काजरी यानी सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। काजरी का जो मुख्य कार्य है ना, वो कृषि क्षेत्रों के नियंत्रण में है और ये ICAR, ये जो भारतीय कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, उसके नियंत्रण में कार्य कर रही है। आगे है आफरी स्थित है। आफरी है ये जोधपुर में स्थित है। ये वानिकी से संबंधित है, वानिकी या वानिकी से संबंधित, वनों से संबंधित है, जबकि काजरी है वो कृषि से संबंधित है। इसका अब देखें तो अंग्रेजी वर्जन देखें तो एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता है। एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय कृषि वानिकी का जो
अनुसंधान केंद्र देहरादून उसके नियंत्रण में स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है। खेजड़ली कांड कब हुआ था? खेजड़ली कांड है वो 12 सितंबर 1730 विक्रम संवत 1787 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन के अंदर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों महिलाओं ने वृक्षों को बचाने के लिए प्राणों का त्याग कर दिया था। कहा जाता है कि उस समय ये जो खेजड़ली है ये जोधपुर का एक गांव था। जोधपुर के अंदर एक गांव था खेजड़ली, वहाँ का राजा था अभय सिंह। अभय सिंह अपने एक फूल महल बनवा रहा था जिसके अंदर चूना पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। लकड़ियों के लिए उसने अपने मंत्री गिरधर दास को आदेशित किया कि वह जाकर लकड़ी लेकर आए। तो गिरधर दास के आदेश पर ये वृक्ष काटे गए थे। तो उस समय 363 महिलाओं पुरुषों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह चिपको आंदोलन से भी प्रणीत है। उसके अंदर ही तो एक बात कही गई थी कि सिर सटे रुख बचे तो भी सस्ता जान, अगर सिर कटने से भी हमारे अगर वृक्ष बचते हैं तो वो भी सस्ते हैं। और इसके अंदर लगभग 363 महिलाओं व पुरुषों ने प्राणों का बलिदान दे दिया था। अमृता देवी बिश्नोई की 3 पुत्रियां आंसू, रत्नी और भागू ने भी इसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आगे प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री व पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो 363 महिलाओं या पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिसमें लगभग 363 में लगभग 69 महिलाएं जबकि 294 लगभग पुरुष थे। कुल मिलाकर 363 महिलाएं पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब बढ़ता है? देखो, विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो भाद्रपद यानी भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को बढ़ता है। इसी उपलक्ष्य के अंदर जो खेजड़ी आंदोलन हुआ था ये 12 सितंबर को हुआ था। तो 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये भी आप याद रखिएगा, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। जो वनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन लोगों को प्रेरित करने के लिए और अधिक जागरूक करने के लिए समाज के सामने एक आइकन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वन्य जीव संरक्षण हेतु जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार उसका नाम है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार के रूप में उसे पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने महत्वपूर्ण इस अध्याय के 66 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा की। व्याख्या सहित देखें तो हमने लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा की। ये प्रश्न न केवल राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के अपितु राजस्थान भूगोल के मुख्य बिंदु जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य के हैं उनसे भी महत्वपूर्ण स्थित प्रश्नों से ये हमारी चर्चाएं हुई हैं। ये प्रश्न न केवल कक्षा 7 के विद्यार्थियों हेतु अपितु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे हुए समस्त बच्चे जो राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी विश्वास और आशा से मैं आपसे इजाज़त लेता हूं कि आज की कक्षा हमारे लिए इतनी रहेगी। आने वाली कक्षाओं के अंदर अब जो एक अध्याय पर हमारी चर्चा हो चुकी है, आने वाले अध्याय में हम खनिज ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में कृषि और आगे राजस्थान के प्रजा मंडल, जितने भी कक्षा 7 के अध्याय हैं एक एक अध्याय के एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करवाएंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।